हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द नेक्स्ट सेशन। आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट सेट नंबर 4। तो इससे पहले हमने 3 सेट कर चुके हैं। अगर आपने उसमें से कोई सेट अटेम्प्ट नहीं किया या तीनों अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो मॉक टेस्ट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप उसको रेफ़र कर सकते हो और वहाँ से वो तीनों मॉक टेस्ट भी अटेंड कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। पहले आज हम जीके के क्वेश्चन देखेंगे टेस्ट में, उसके बाद हम इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे। तो अब तक आपको पैटर्न समझ ही आ गया होगा। 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे जीके से एंड 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके इंग्लिश से। तो जैसे आप हर टेस्ट में करते हो, प्लीज़ अपनी कॉपी एंड पेन लेके बैठो ताकि आप अपने मार्क्स जो है वो नोट कर पाओ। तो अगर करेक्ट होगा तो कितना देना है, +2, एंड अगर रॉन्ग होता है तो माइनस कर लेना है 0.5। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्ड नेम ऑफ दिल्ली वॉज। दिल्ली का पुराना नाम क्या था, आपसे ये पूछा है। ऑप्शंस है पाटलिपुत्रा, अयोध्या, गया या इंद्रप्रस्थ। तो इन सब में से क्या था दिल्ली का पुराना नाम? करेक्ट आंसर इज इंद्रप्रस्थ। ये जो दिल्ली सिटी है ना, ये बहुत पुराना ही मानी जाती है। जो महाभारत है उसमें इसका रेफरेंस है। तो पांडव जो थे, ऐसा माना जाता है कि जो पांडव थे वो कहाँ रहते थे? इंद्रप्रस्थ में रहते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डांस ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा इंडिया का एक क्लासिकल डांस नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस है कथक, सतरिया, मणिपुरी एंड भांगड़ा। तो इसमें से कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है, आपको बताना है। बहुत इजी, आई थिंक सब ने कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ किया जाता है? पंजाब में, और ये वहाँ का एक फोक डांस है, क्लासिकल डांस ये नहीं है। बाकी तीनों जो है ये क्लासिकल डांस है। सतरिया कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है असम में, और इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, बाकी मणिपुर का तो आप समझ रहे होगे कि मणिपुरी का तो समझ गए होगे कि ये मणिपुर का होता है, और कथक जो है ये यूपी में ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मेनी कॉन्टिनेंट आर देयर इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं? ऑप्शंस है 6, 8, 9 या 7। तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट है? टोटल है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। तो ये 7 कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, आपको ये भी नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इज हम जहाँ रहते हैं एशिया, उसके बाद आप लिख सकते हो अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो ये 2 हो गए। देन अंटार्कटिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूरोप। ठीक है, सो ये हैं हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। इसमें से ऐसे भी क्वेश्चंस आता है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी। ये मैंने आपको ल्यूसेंट की जो सीरीज़ है उसमें पॉलिटी वाला एक सेशन करवाया था जिसमें मैंने आपको सारे आर्टिकल पढ़ाए थे, वो उसमें पढ़ाया था मैंने ये। तो कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, ख़त्म करता है? ठीक है, ऑप्शंस है आर्टिकल 42, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 या आर्टिकल 17। करेक्ट आंसर है इसका आर्टिकल 17। तो ये जो हमारे आर्टिकल है 14, 15, 16, 17, ये सब क्या है? इक्वालिटी के लिए है। आर्टिकल 14 जो है वो इन जनरल फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 15 में होती है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नॉट प्राइवेट, ठीक है, जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आता है उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और आर्टिकल 17 जो है वो एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लोर द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था इसको सबसे पहले कौन से स्कॉलर ने एक्सप्लोर किया? ठीक है, ऑप्शंस है
सर जॉन मार्शल, R.D. बैनर्जी, A. क्यूमिनगम या दयाराम साहनी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, A. क्यूमिनगम। इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर क्यूमिनगम। 1872 एंड 73 के बीच में इन्होंने ब्रीफली उस पर काम किया था, तो ये पहले थे, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से एक्सकवेशन वहाँ पे की थी वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में फर्स्ट नहीं पूछ रहा है तब उसका आंसर यही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट हमसे स्पेसिफिकली पूछा गया था, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पुराण्स आर, हमारे टोटल कितने पुराण्स है, ठीक है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। ऑप्शन है 20, 16, 18 या 14। तो टोटल कितने पुराण है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो हमारे 18 पुराण है, सबके नाम भी है, लेकिन ऑफकोर्स आपसे टेस्ट में इतना नहीं पूछेगा। जैसे कुछ बेसिक तो आपको पता होगा, जैसे भागवत है एक, मत्स्य है, देन लिंगा, शिवा, गरुड़ा, पद्मा, ये सब जो है हमारे पुराण के नाम है, ठीक है। तो टोटल है कितने? 18 पुराण। अगला क्वेश्चन है हु कंपोज द एपिक रामायणा, रामायणा जो थी ये किसने लिखा था? ये सबको आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि या शंकराचार्य। शुड आई स्किप दिस? ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, बिकॉज महाभारत किसने लिखी है, रामायण किसने लिखी है, दिस थिंग्स यू मस्ट बी नोइंग। चलो मैं इसका बता देती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि महाभारत किसने कंपोज की थी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वाल्मीकि जो हैं उनको कंसिडर किया जाता है कि उन्होंने रामायण जो है वो कंपोस्ट किया है। आपको क्या कमेंट करके बताना है? महाभारत किसने कंपोज किया है। एक और हिंट दे देती हूँ, उसका आंसर इन्हीं तीनों में से कोई एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए द फुल फॉर्म ऑफ CPU इज, फुल फॉर्म्स आते हैं एग्जाम में, और जनरली जो फुल फॉर्म्स आते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे जैसे ATM क्या होता है, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडार का फुल फॉर्म क्या होता है, LED का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप एक बार ब्रीफली देख लीजिए। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट या नन ऑफ दीज। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन, टेम्पल्स जो हो गए या फेमस मॉन्यूमेंट्स हो गए उनका लोकेशन आपसे पूछा जाता है, और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि उस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किसने करवाया था, ठीक है। तो मीनाक्षी टेम्पल जो है ये कौन से जगह पे लोकेटेड है आपसे पूछा है। ऑप्शन है उड़ीसा, मदुरई, जयपुर या आगरा। सो ये कहाँ पे है? ये साउथ इंडिया में है, ठीक है, और ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है, तमिलनाडु के मदुरई सिटी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुना अवार्ड जो है ये कौन से फील्ड में दिया जाता है। ऑप्शंस है स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस, साइंस या लिटरेचर। बहुत इजी है, पिछले टेस्ट में हमने ये देखा था कि अर्जुना अवार्ड कौन से साल से स्टार्ट हुआ था, याद है किसी को? अभी मैंने आपको ये चीज़ बता भी दी थी कि अर्जुना अवार्ड जो है किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन्स को, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है। तो साइंस से एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, एंड रिसेंटली ये एयरफोर्स के टेस्ट में भी आया था। साइंस का एक अवार्ड होता है, कौन सा अवार्ड? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको बोल सकते हो SSB अवार्ड, तो ऐसे याद कर लेना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइंस की फील्ड में दिया जाता है। और लिटरेचर में बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो सबसे पॉपुलर माना जाता है, एंड सोशल सर्विस में पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। जो भी सोशल सर्विस में कुछ अच्छा काम करता है उनको पद्मा अवार्ड्स दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये अगेन कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 1 मेगाबाइट जो है वो किसके इक्वल है आपसे ये पूछा गया है। सो 1000 बिट्स, 1000 बाइट्स, 1 मिलियन बाइट्स या 1 मिलियन
बिट्स। तो ये स्टैटिक है, आपको इतना ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक चीज़ें आपने सीखी होगी 6 से 8 के बीच में, तो उसको बस एक बार रिकैप कर लो, या ल्यूसेंट के जो बैक साइड में दिया भी रहता है कंप्यूटर का कुछ पोर्शन, तो एक बार उसको देख लेना, वो मोर देन इनफ है। ठीक है, तो कंप्यूटर एज अ एडिशनल आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 1 मेगाबाइट जो है 1 MB, ये होता है 1 मिलियन बाइट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, तो नेशनल साइंस डे जो है ये कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 24 फरवरी, 20 फरवरी, 28 फरवरी या 10 फरवरी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 28 फरवरी को ये मनाया जाता है। और इस साल का 2022 का थीम क्या था, आपको ये भी पता होना चाहिए। थीम वाज इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। थोड़ा लंबा थीम है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, तो आप लिख लीजिए, क्योंकि थीम्स भी आपको पता है पूछे जाते हैं। ठीक है, नेशनल साइंस डे मनाते क्यों हैं? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन जो था, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, एंड उसके बाद से हम 1987 से, तो बहुत सालों पहले से हम जो है वो नेशनल साइंस डे मना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन विच स्टेट द नंबर ऑफ द मेंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल इज मैक्सिमम। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो कौन से स्टेट से आते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या महाराष्ट्र। तो जो सबसे ज़्यादा मेंबर्स आते हैं वो आते हैं उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे एक रूल होता है कि किसी भी स्टेट का 60 से कम मेंबर नहीं होना चाहिए, एंड किसी भी स्टेट का 500 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। तो यूपी के जो हैं अराउंड 403 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यूपी के हैं। कुछ स्टेट्स को ना यहाँ पे एक्सेप्शन भी रखा हुआ है, लाइक जैसे गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, वो बहुत छोटे स्टेट्स होते हैं, या यूटी जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, सो वहाँ पे फ्यूअर मेंबर्स अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन इज हु गिव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। तो ये स्लोगन जो है वो किसने दिया है? इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सेइंग्स हो गए, स्लोगन हो गए या मोटो हो गए, ये सारा जो है उससे क्वेश्चंस आता है। जैसे पिछले बार आया था कि एयरफोर्स का जो है वो मोटो क्या है, विच इज़ टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। एमएनएस का क्या है, सर्विस विद स्माइल। तो इस तरीके से वो मोटोस कहलाते हैं। एनसीसी का क्या है, आर्मी का क्या है, नेवी का क्या है, ये सारी चीज़ें यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी हसरत मोहिनी एंड ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। नाउ मेनी ऑफ यू मस्ट बी कन्फ्यूज्ड कि हमें जो आंसर पता था वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हसरत मोहिनी। ओके, तो हसरत मोहिनी जो है ये एक उर्दू पोएट थे, जिन्होंने ये स्लोगन जो है वो दिया था, और बाद में भगत सिंह के द्वारा इस स्लोगन को बहुत ज़्यादा बोला गया था, जिसकी वजह से बहुत लोगों को लगता है, या बहुत सारे वेबसाइट्स पे दिया भी रहता है कि ये जो स्लोगन है ये भगत सिंह ने दिया है। बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हसरत मोहिनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट। गर्म पानी सेंचुरी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन है जूनागढ़ गुजरात, दीपू असम, कोहिमा नागालैंड या गैंगटॉक सिक्किम। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ये है दीपू असम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वॉज। मौर्यन डायनेस्टी जब थी तो उनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? दिल्ली, पटना, आगरा या इलाहाबाद, जिसका नाम अभी क्या हो गया है? प्रयागराज।
सो अभी क्या है इसका नाम? प्रयागराज। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पटना। पहले पटना को क्या बोला जाता था? पाटलिपुत्र। तो मौर्यन एम्परर जो थे वो सेंट्रल इंडिया में उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वहाँ पे वो लोग लोकेटेड थे, और उनका जो भी राज्य था उसका कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्र, जो अभी पटना कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हॉकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द एशियन गेम्स इन। कौन से साल में एशियन गेम्स में हॉकी को इंट्रोड्यूस किया गया था? जैसे अभी जो ओलंपिक्स हुए या अभी कोई भी गेम्स होते हैं तो उसमें नए नए गेम्स जो होते हैं इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो अभी जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे उसमें भी न्यू गेम्स ऐड किया गया था, जैसे वहाँ कराटे ऐड किया गया था, सर्फिंग ऐड की गई थी, देन स्केटबोर्डिंग ऐड किया गया था। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हर बार जब भी कुछ गेम्स होता है उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है। हमसे ये पूछा है कि हॉकी को ऑफिशियली कब इंट्रोड्यूस किया गया था एशियन गेम्स में। ऑप्शन है 1958 इन टोक्यो, 1962 इन जकार्ता, 1966 इन बैंकॉक या 1970 इन बैंकॉक। तो इसमें से कौन से साल में जो एशियन गेम्स हुआ था तब हॉकी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था? आई नो दिस इज़ अ बिट टफ क्वेश्चन बट डू ट्राई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1958 इन टोक्यो जापान। सो टोक्यो जापान में जब एशियन गेम्स हुआ था तब फील्ड हॉकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो अगर आपने ये करेक्ट किया है तो वेल डन ऑल ऑफ यू। ये एक हाई लेवल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाईनियल वॉरफेयर एक्सरसाइज पिच ब्लैक इज होस्टेड बाय विच कंट्री। तो ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ये कौन सी कंट्री होस्ट करती है? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी चाइना या ऑप्शन डी नॉर्थ कोरिया। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करती है और ये किसकी एक्सरसाइज है? ये है एयरफोर्स की एक्सरसाइज। सो बाइनियल मतलब क्या होता है कि 2 साल में वो एक्सरसाइज एक बार होती है, बट बिकॉज ऑफ कोविड ये हुई नहीं थी और इसका लास्ट एडिशन कब हुआ था? 2018 में, और उसके बाद ये अभी हुआ है 2022 में। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो एयरफोर्स है और इंडिया की जो एयरफोर्स है उनके बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDL स्टैंड्स फॉर। इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, ऑप्शन बी इज डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, ऑप्शन सी इज डिफरेंशियल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन लैबोरेटरी या ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। सो आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है? मार्क करो। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ जीके इज, इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर वॉज। इंडिया का सबसे पहला एटॉमिक रिएक्टर कौन सा था या उसका नाम क्या था? ऑप्शंस आर जर्लीना, ध्रुवा, अप्सरा या कामिनी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अप्सरा। और ये बनाया किसकी तरफ से गया था? तो बार्क है इंडिया में, आपको पता होगा इसके बारे में। बार्क का फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इनकी तरफ से ये एटॉमिक रिएक्टर जो है ये बनाया गया था, बहुत पहले का है ये, 1956 की बात है ये। ठीक है, सो जीके का पोर्शन कंप्लीट हो गया। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक बार पॉज करके अपने स्कोर्स जो है कैलकुलेट कर लो और लिख लो कि आपके इस सेक्शन में कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का सेक्शन। बिफोर स्टार्टिंग द इंग्लिश क्वेश्चंस, ऑल दो स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर एमएनएस 2022 विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज कैन चेक आउट आवर ऐप। ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑल दिस 3 कोर्सेज आर रनिंग ऑन द ऐप। यू कैन चेक आउट द कोर्स एंड एनरोल योरसेल्फ according to your requirement. Plus on Join MNS Academy app, you will also find free study material, demo test and demo sessions. If you haven't downloaded the app, do check the link in the description box and check out the app today. Let us start, okay? पहला क्वेश्चन है, the court dash cognizance of the criminal's word. तो यहाँ पे क्या आएगा? took, made,
गिव या अलाउ। कॉग्निजेंस वर्ड का मतलब जिनको नहीं पता है, इसका मतलब होता है नोटिस करना, या एक तरीके से आप बोल सकते हो अवेयरनेस, नॉलेज। ठीक है, सो द कोर्ट क्या आना चाहिए यहाँ पे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, द कोर्ट टुक नोटिस ऑफ द क्रिमिनल्स वर्ड। अगर यहाँ पे नोटिस होता तो आप आराम से समझ पाते, लेकिन अगर डिफिकल्ट वर्ड दिया है तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही हो। बट सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इजी लेवल के नहीं आने वाले, तो इसलिए जब भी आपको ऐसा कुछ डिफिकल्ट वर्ड मिलता है उसको नोट डाउन करके उसकी मीनिंग लिख लिया करो। ठीक है, और उसको रिवाइज भी करो। सो इसका क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए। अगर सही है तो +2 खुद को दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विन द सिविल वॉर देयर विल बी लिटिल रिजॉइसिंग एट द विक्ट्री। ऑप्शंस है विच एवर, हु एवर, वट एवर या वेयर एवर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? विच एवर विन द सिविल वॉर, हु एवर विन द सिविल वॉर, वट एवर विन द सिविल वॉर। ऑप्शंस को पुट करके देखो, आपको समझ आएगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हु एवर विन दिस सिविल वॉर देयर विल बी लिटिल रिजॉइसिंग एट द विक्ट्री। कोई भी जीते वॉर को, जीतने के बाद उनको बहुत ही थोड़ी सी खुशी जो है वो मिलेगी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट इज मेजरेबल, सेकेंड इज मैनेजेबल, थर्ड इज मैरिजेबल एंड लास्ट इज मनोरेबल। इन चारों में से एक स्पेलिंग सही है, आपको बतानी है वो कौन सी स्पेलिंग है। सो पॉज करके ट्राई करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, मैनेजेबल जो है ये करेक्टली लिखा हुआ है, बाकी तीनों स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है। फर्स्ट में क्या गलती की है, यहाँ पे इन लोगों ने ई लगा दिया है जो कि नहीं आएगा। सेकेंड इज एब्सोल्युटली राइट, थर्ड में यहाँ पे ई आएगा। ठीक है, मैनेजेबल। एंड लास्ट स्पेलिंग में यहाँ पे यू नहीं लगा, ई के बाद यू आएगा, उसके बाद वी आएगा। ठीक है, सो ये यहाँ पे गलतियाँ थी। नेक्स्ट है, पॉज करके प्लीज़ ट्राई करो। ओके, यहाँ पे भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कौन सी है। वर्ड्स है टसल, टनल, टम्बल एंड ट्रैबल। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ओके, टम्बल इज करेक्ट, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा? TUSSLE। ठीक है, SSLE होगा। यहाँ पे उल्टा होगा, NNEL होगा टनल। और ट्रैवल में ए नहीं आएगा, यहाँ पे ई होगा। ठीक है, ट्रैवल मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का 3 हिस्सा, ठीक है, 3 फोल्ड कर देना तो वो ट्रैवल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है इडियम एंड फ्रेज का। ओके, क्वेश्चन इज राम इज़ वेरी कैलकुलेटिव एंड ऑलवेज हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड। ये आपका इडियम है, आपको इसकी मीनिंग बतानी है एन एक्स टू ग्राइंड की। ऑप्शन है हैज़ नो रिजल्ट, वर्क फॉर बोथ साइड, हैज़ अ प्राइवेट एजेंडा या फेल टू अराउज इंटरेस्ट। सो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है आपका कुछ पर्सनल उसमें एजेंडा है, इसलिए वो काम कर रहे हो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हैज़ अ प्राइवेट एजेंडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इडियम का ही है। द पुलिस लुक्ड ऑल ओवर फॉर हिम बट ड्रू अ ब्लैंक। इडियम क्या है आपका? ड्रू अ ब्लैंक। आपको इसका मतलब बताना है। दिस इज़ वेरी इजी। ऑप्शन है डिड नॉट फाइंड हिम, पुट हिम इन प्रिजन, अरेस्टेड हिम या टुक हिम टू कोर्ट। ऑप्शंस भी देखो बहुत इजी हैं, आप आराम से एलिमिनेट भी कर सकते थे। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए। ओके, डिड नॉट फाइंड हिम, पुलिस ने हर जगह देखा बट कहीं पे भी वो नहीं मिला। ड्रू अ ब्लैंक मतलब खाली, उसको खोज नहीं पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है सिनोनिम। वर्ड इज डिबैकल, ये आपका वर्ड है। ऑप्शन देखिए, डिक्लाइन, डाउनफॉल, डिस्कम्फिचर एंड डीजेनरेशन। डिबैकल मतलब क्या होता है? कोई एक बहुत ही बड़ा फेलियर या बहुत ही बड़ा डिजास्टर। ठीक है, एकदम से
कुछ चीज़ खराब हो जाना। सो करेक्ट आंसर होगा डाउनफॉल। ठीक है, डाउनफॉल इज द क्लोजेस्ट मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्ट्रसाइज। ऑस्ट्रसाइज का मीनिंग आपको बताना है। ऑप्शन है बैनिश, बिलिटल, बिगाइल एंड बिसीज। ऑस्ट्रसाइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को भी एक्सक्लूड कर देना। ठीक है, कोई सोसाइटी है, कोई भी ग्रुप है, गांव वगैरह हो गया तो उसको उससे बाहर निकाल दिया, शन कर दिया, तो वो कहलाता है ऑस्ट्रसाइज। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए बैनिश। ठीक है, बेलिटिल मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, बिसीज मतलब होता है जब्त कर लेना किसी के सामान, और बेगाइल मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग या एन्चैंटिंग हो, मतलब आप उसको देख के उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हो, अट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, तो वो कहलाता है बेगाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन इन्वॉल्विंग इन एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर मनी इज कॉल्ड। कोई ऐसा पर्सन जो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ताकि बस उसको वो मज़ा आ रहा है, पसंद है करने में, उसको उससे पैसे वैसे के से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है एमेच्योर, फॉलोअर, एल्ट्रुइस्ट या एंटिक्यूरेरियन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसे लोगों को बोला जाता है एमेच्योर। नेक्स्ट है अ पर्सन हु ईट टू मच इज कॉल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा खाता हो उसको क्या बोलते हैं? ग्लटन, निबलर, कैनिबल या ओमनीवोर। अगेन यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो ना, किसको? इसको, क्योंकि हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर ये आपने 6th क्लास से पढ़ा हुआ है। ओमनीवोर क्या होते हैं? जो वेज एंड नॉन वेज दोनों खाते हैं। कार्निवोर क्या होते हैं? जो सिर्फ नॉन वेज खाते हैं। और हर्बीवोर जो सिर्फ वेज खाते हैं। कैनिबल क्या होता है? जो ह्यूमंस को भी खाए। निबलर होता है जो थोड़ा थोड़ा खाए, और ग्लूटेन होता है जो बहुत ज़्यादा खाए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपको अभी ऑपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 इज डीवियस। तो वर्ड आपको दिया है डीवियस, आपको बताना है इसका ऑपोजिट क्या है। ऑप्शंस है स्ट्रेट, ऑब्वियस, सिंपल या सुपरफिशियल। सो डीवियस मतलब क्या होता है? ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कुछ गैसेस जो हैं वो अपने पाथ से डेविएट कर जाते हैं। ठीक है, तो वहीं से वर्ड है डीवियस। तो डेविएट मतलब जैसे अगर उनको ऐसे जाना था तो वो ऐसे जा रहे हैं, या ऐसे जा रहे हैं तो उल्टा सीधा हो जा रहे हैं, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्ट्रेट। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है क्वेश्चन नंबर 12, इवनेसेंट। ऑप्शन है आपका इमिनेंट, परमानेंट, परवेसिव या इमैनेंट। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, आपको बताना है। ये डिफिकल्ट वर्ड है थोड़ा, जिसने पढ़ा होगा उसी को पता होगा। तो इवनेसेंट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही जल्दी आपके नज़रों से या आपके साइट के सामने से निकल जाए, क्विकली फेडिंग या डिसअपेयरिंग। ठीक है, तो वो होता है इवनेसेंट। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? परमानेंट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर के क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ही कुड नॉट बट हेल्प shed tears at the plight of villagers rendered homeless by devastating cyclone. No error. फिर से पढ़ो। He couldn't but help shed tears at the plight of villagers rendered homeless by devastating cyclone. जब आप पढ़ रहे हो तभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ गलत है। ठीक है, सो यहाँ पे पढ़ो, देखो ही couldn't but help shed tears, कुछ मतलब बन रहा है इसका, तो यहाँ पे गलती है। ठीक है, होना क्या चाहिए था? he couldn't help but shed tears। ठीक है, और यहाँ पे लिखा क्या है? he couldn't but help, तो पार्ट ए में जो है हमारा एरर है। ओके, सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु वर एबल टू स्पॉट दिस गिव योरसेल्फ +2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ स्पॉट द एरर एज वेल। क्वेश्चन इज since it was his first election campaign, the candidate was confused. None could clearly understand either the principles he stood for
or the benefit he promised? बड़ा क्वेश्चन है, फिर से रीड करो, पॉज करके रीड करो। कर लिया? सो कहाँ पे एरर है? यहाँ पे पार्ट सी में एरर है, ठीक है। ईदर द प्रिंसिपल ही स्टूड फॉर और द बेनिफिट ही हैड प्रोमिस्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोमिस्ड है, पास्ट की बात हो रही है, सो यहाँ पे हैड आएगा। ओके, सो 5 क्वेश्चन बस और बचे। कीप योर जोश हाई, पूरा टेस्ट कंप्लीट करके जाना है और 80 में से आपके कितने स्कोर्स आ रहे हैं मेरे को कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। ओके, नेक्स्ट है, इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट द ट्रांसडेंटल अमेरिकन पोएट एंड फिलोसोफर who lived in later half of the 19th century were more influenced by Indian philosopher in particularly by Upanishad philosophy. No error. Again बड़ा क्वेश्चन है, फिर से पढ़ो। सो आई होप आप सभी ने खुद से एक बार ट्राई कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट सी। पार्ट सी में एरर है, यहाँ पे मोर नहीं आएगा। मोर हम कब यूज़ करते हैं? इट इज़ अ डिग्री, जब हम कंपैरिजन करते हैं जैसे किसी दो लोग के बीच में, तब वहाँ पे मोर यूज़ किया जाता है। पर यहाँ पे जनरल सेंस में बोला जा रहा है, तो इंस्टेड ऑफ मोर यहाँ पे आना चाहिए था मच, ठीक है। वर मच इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन फिलोसफी, इन पर्टिकुलर बाय उपनिषद फिलोसफी, तो इसीलिए पार्ट सी में यहाँ पे एरर है। ओके, नेक्स्ट अब मैंने एक अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए हैं। ऐसा हमने अभी कोई भी आगे के 3 मॉक टेस्ट में नहीं किया था, तो ध्यान से इसको ट्राई करना, और अगर नहीं समझ आ रहे तो दैट्स ओके। क्वेश्चन जस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। क्या करना है आपको? रीअरेंज करना है। आपको PQRS करके लेबल दिया है, आपको बताना है कि कौन सा पार्ट पहले आएगा, कौन सा पार्ट बाद में आएगा। जैसे आपने जंबल वर्ड्स किए होगा, तो उसी तरीके से एक तरीके से क्या है, जंबल सेंटेंस है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करती हूँ। फॉर एन आवर बिकॉज इट हैड टू वेट ड्यू टू डेंस फॉग द प्लेन कुडेंट टेक ऑफ। तो आपको बताना है पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ऑप्शंस दिए हैं PQRS, तो अगर आपको सेंटेंस में लग रहा है कि पहले P क्या आएगा, उसके बाद Q आएगा, उसके बाद R, उसके बाद S, तो आपको इस पे मार्क करना है। अगर नहीं लग रहा, कुछ और लग रहा है, तो आपको उस पे मार्क करना है, ठीक है। सो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? इसको आपको रीड करना होगा और खुद से ही ट्राई करना होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक अ सेंटेंस विच मेक सम काइंड ऑफ सेंस, ठीक है। अभी इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो पढ़ो, देखो क्या होगा। सबसे पहले ये आएगा, द प्लेन कुड नॉट टेक ऑफ फॉर एन आवर बिकॉज इट हैड टू वेट ड्यू टू डेंस फॉग। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ठीक है। फर्स्ट आएगा S, उसके बाद P, इसके बाद Q, फिर R। द प्लेन कुडेंट टेक ऑफ फॉर एन आवर बिकॉज इट हैड टू वेट ड्यू टू डेंस फॉग। क्लियर है? इसके और भी क्वेश्चन दिए, तो पॉज करके ट्राई करो। अगला क्वेश्चन है, शी कंप्लेन दैट डैश टू क्लीन इट डैश द हाउस डैश वॉज सो डर्टी दैट इट टुक अ मंथ। अगेन अब इस सेंटेंस का कोई मतलब बन रहा है? नहीं बन रहा ना, तो आपको ऐसा एक सेंटेंस बनाना है जिसका कुछ सेंस बने। अगेन यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, सेंटेंस फिर से रीड करो, कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में, और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख के लगाओ। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, शी कंप्लेन्ड दैट द हाउस वॉज सो डर्टी दैट इट टुक अ मंथ टू क्लीन इट। अब सेंटेंस का मतलब समझ आ रहा है ना? तो जो मैंने बोला, क्या बोला, पहले बोला मैंने P, उसके बाद R, S और लास्ट में Q, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन A। ओके, तो आई होप आप लोग ये कर पा रहे हो, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना? प्लीज़ कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, मैं उसको आपको नेक्स्ट जब हम मॉक टेस्ट करेंगे उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अगला क्वेश्चन है, द सोल्जर्स डिसाइड टू होल्ड आउट इन द फोर्ट वॉज किल्ड टिल द लास्ट मैन अमंग देम।
अगेन गाइस प्लीज पॉज एंड ट्राई, जब तक इसको आप खुद से पढ़ के अरेंज नहीं करोगे तब तक आपसे ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा सबसे पहले, द सोल्जर्स डिसाइडेड टू होल्ड आउट इन द फोर्ट टिल द लास्ट मैन अमंग देम वॉज किल्ड। सोल्जर्स ने ये डिसाइड किया कि वो फोर्ट में ही रहेंगे जब तक उनमें से जो आखिरी इंसान है वो नहीं मर जाता, तब तक वो फोर्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये इस सेंटेंस का मतलब है। तो मैंने जो बोला उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहले आएगा पी, फिर क्यू, फिर आएगा एस और उसके बाद लास्ट में आएगा आर, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। द बिलीव दैट द मून हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस स्टिल एग्जिस्ट विद अ ग्रेट फोर्स ओवर द वेदर अमंग मैनी पीपल। ये आपका सेंटेंस है। करेक्ट आंसर होगा इसका, या करेक्ट सेंटेंस है, द बिलीव दैट द मून हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द वेदर स्टिल एग्जिस्ट विद अ ग्रेट फोर्स अमंग मैनी पीपल, ठीक है। आज भी बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जो चांद है, चंद्रमा है, उसका एक इन्फ्लुएंस होता है वेदर के ऊपर। तो ये सेंटेंस का मतलब बन रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। पहले आएगा पी, फिर आएगा आर, उसके बाद क्यू और फिर एस, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर करेक्ट किया था तो गिव योर सेल्फ 2 मार्क्स, और अगर रॉन्ग हुआ था तो आधे मार्क्स अपने कट कर लो। लास्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर इस टाइप के जो क्वेश्चंस है हम अगले मॉक टेस्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें ऐसे एक अंडरलाइन किया होता है, आपको बताना होता है कि इस जगह पर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन है, आई नेवर हैव एंड प्रॉबेबली नेवर विल राइट गुड लेटर्स। सो नेवर हैव की जगह क्या आना चाहिए, आई नेवर हैव रिटन, आई नेवर हैव रोट, आई नेवर हैव बीन राइटिंग, या नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट मतलब जो यहाँ पे लिखा है वही करेक्ट है और कुछ भी इसमें से नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो ये भी आपका इंग्लिश के क्वेश्चन का एक टाइप होता है जो एग्जाम्स में आता है, डिफेंस एग्जाम्स में। सेंटेंस आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ रहा है। एक तो हो रही है पास्ट की बात कि मैंने आज से पहले कभी अच्छा लेटर नहीं लिखा है और ना ही मैं लिख पाऊंगी। तो जब पास्ट की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या आएगा, रिटन आना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। ओके, आई नेवर हैव रिटन, ना मैंने कभी अच्छा लेटर लिखा है और शायद मैं कभी अच्छा लेटर लिख भी नहीं पाऊंगी। विल फ्यूचर के लिए होता है इसलिए, तो यहाँ पे पास्ट एंड फ्यूचर की बात हो रही है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे जो है ना और क्वेश्चन हम आगे मॉक टेस्ट बहुत सारे आने वाले हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे अभी नहीं भी बन रहे ना ये क्वेश्चन तो इट्स ओके, हम बहुत अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं, आपको आराम से हो जाएगा। आपको अपनी तरफ से क्या करना है, जिस जिस दिन मॉक टेस्ट नहीं हो रहा उस दिन ग्रामर का कुछ ना कुछ पोर्शन उठा के पढ़ो, नहीं तो जो वोकैबुलरी है उसको याद करो, ठीक है। आप खुद से भी पढ़ोगे और यहाँ पे आके भी अपना टाइम दोगे तो आप खुद देखोगे कि आपके स्कोर्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। This was our last question. With this, I am ending the session. Thank you so much for watching this video, guys. अगर वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर करना। If anyone is new to our channel, please subscribe and stay connected. All those students who want the PDF of the session, they can download our app or they can join our Telegram channel. You can search by the name Join MNS Academy. आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप इसकी PDF भी इस सेशन की डाउनलोड कर सकते हो। येस एवरीवन, डू लेट मी नो योर स्कोर्स। और जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, सो 80 में से आपके कितने आए हैं, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि महाभारत को किसने कंपोज किया है, उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।